हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम मोशन चैप्टर को एक बार में खत्म करने वाले, यानी कि मोशन चैप्टर का वन शॉट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। भाई चैप्टर स्टार्ट करते ही सबसे पहला जो हेडिंग आता है वो आता है मोशन के बारे में, कि भाई मोशन होता क्या है। तो भाई बचपन से आप लोग जानते हो मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, तो कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है समय के अनुसार, उसी को हम क्या कह सकते हैं कि वो चीज मोशन में है, यानी कि वो मोशन कर रही है। तो मोशन है क्या, मोशन है क्या, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज होना है समय के अनुसार, यानी कि चेंजिंग ऑफ पोजीशन बाय एन ऑब्जेक्ट with respect to time is called motion। तो भाई मोशन क्या होता है, पोजीशन में चेंज होना, यानी कि चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। क्लियर है भाई। मोशन आया समझ में, क्या होता है कि पोजीशन में चेंज होना समय के अनुसार, इसको हम क्या कहते हैं भैया, मोशन कहते हैं। अच्छा, रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट जब कोई ऑब्जेक्ट समय के अनुसार पोजीशन में चेंज नहीं करती तो उसको हम रेस्ट में बोल देते हैं भाई, है ना। तो इसका ऑपोजिट हो गया रेस्ट। अच्छा, एक चीज ज्ञान की बात में लिख लेना, क्या जीके भी ज्ञान की बात में क्या लिखोगे कि भाई जो रेस्ट और मोशन जो होता है, रेस्ट और मोशन जो होता है वो एक प्रकार का रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ठीक है, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं बेटा। ठीक है, रिलेटिव होते हैं यानी एब्सोल्यूट नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अब भाई ये एब्सोल्यूट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप मोशन को या रेस्ट को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। किसी के लिए कोई चीज मोशन में हो सकता है, तो सेम चीज किसी अनदर पर्सन के लिए रेस्ट पे हो सकता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना क्या कि रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है रेस्ट और मोशन। तो भैया ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बला है, आइए जरा इसको समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली वो पॉइंट होता है या वो पोजीशन होता है जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, पॉइंट या पोजीशन। ठीक है, पॉइंट या पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है, इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं ये क्या बकवास कर दिया मैंने। तो भाई मान लो ये ट्रेन है एक। ठीक है, ये रहा ट्रेन, भाई ट्रेन चलने लगी है। ठीक है, इसके ऊपर दो हैं, एक हमारे चंगू हैं और दूसरे हमारे मंगू भाई हैं। ठीक है, चंगू भाई और दूसरे मंगू भाई। अब सुनो, इन चंगू मंगू दोनों भाई को एक अनदर ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। लेट सपोज ये कौन है, कोई भी हो सकता है, एक्स ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड से इनको ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, ये ट्रेन मोशन में है। ठीक है, ट्रेन मोशन में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चंगू के लिए मंगू रेस्ट पे है या मोशन में है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों ट्रेन के ऊपर ऐसे खड़े हैं, रेस्ट में है, तो एक दूसरे को ये लोग क्या मानेंगे, रेस्ट पे मानेंगे। यानी चंगू के लिए मंगू रेस्ट पे है और मंगू के लिए चंगू रेस्ट पे, यानी दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे, भली ट्रेन चल रही हो। बट इन्हीं को अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है तो भाई ट्रेन मूव कर रहा है, तो इसके साथ ये दोनों भी तो मूव कर रहे हैं, यानी कि वो सेम प्रोसेस या सेम फिनोमेना एक अनदर ऑब्जर्वर के लिए मोशन में नजर आया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राउंड फ्रेम के अकॉर्डिंग ये दोनों किस में है बेटा, मोशन में है। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते ही मायने चेंज हो गए यहाँ पे। ये लोग, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रेन पे जो चढ़े हैं वो एक दूसरे को रेस्ट पे मानेंगे। बट वही अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ले रहा हूं, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये दोनों मोशन में है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था क्या कि जो रेस्ट एंड मोशन होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जर्वर उनको कहां से देख रहा है। ठीक है, अच्छा मान लो जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, हमें लग रहा हम लोग रेस्ट पे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर पृथ्वी से बाहर कोई हमें देखे, तो भाई पृथ्वी 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन का चक्कर लगा रहा है, शायद यही स्पीड है, चेक कर लेना इंटरनेट पे। ठीक है, तो एलियन के लिए या फिर
कोई भी ऑब्जर्वर जो आउटर स्पेस से हमें ऑब्जर्व कर रहा तो हम तो उसको मोशन में नजर आएंगे क्योंकि हमारी पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है। तो भाई बेसिकली रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उसे देख रहे हो। चलिए, तो ये था रेस्ट एंड मोशन का इंट्रोडक्शन। अब हम जरा आगे प्रोसीड करते चैप्टर प्रोसीड करते ही थोड़ा हमें बेसिक मैथ्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और कितने प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भैया जी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो वो कोई भी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी that can be measured, that can be measured is called फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इसको अपन क्या कर सकते हैं भाई? मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है बेटा जी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक और भी होता है टेंसर क्वांटिटी, बट इसको आप हायर क्लासेस में डील करेंगे, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम टेंसर और वेक्टर और स्केलर के बारे में। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कौन से क्वांटिटी को कहते हैं? तो ऐसे क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है बेटा? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है गाइस। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में भाई साहब डायरेक्शन डिफाइन होता है। डायरेक्शन क्या होता है बेटा? डिफाइन होता है, ठीक है। बार बार ये डिफाइन वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब होता है, ठीक है, हायर क्लासेस में जाके शायद आपको पता चल जाए इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी भाई इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी बोले तो नंबर होता है, दिशा नहीं होता। इसमें दिशा भी होता है और क्या होता है बेटा? एक तरह से मैग्नीट्यूड नंबर भी होता है, ठीक है। इसलिए इसको सदिश राशि कहते हैं और इसको अदिश राशि कहते हैं हिंदी वालों के लिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी के बारे में और बात करते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का? जैसे हम देखो, अब तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि MLT, इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो। M फॉर मास, ठीक है, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। ये जो भी क्वांटिटी हमने लिखा है यहाँ पे, मास, लेंथ, टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसको नापने के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ठीक है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसी बेटा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर भी क्या होता है? टेम्परेचर भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सब चीज जो बचपन से पढ़ के आ रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इस चैप्टर में कौन कौन से स्केलर क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे और उसको आपको पहचानना आना चाहिए, कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, क्योंकि आपको 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो भाई इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है भाई, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम डिस्टेंस। अच्छा, एक्चुअली डिस्टेंस पहले पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जो कि इस चैप्टर में हमें डील करना है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं भाई? वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से हैं? तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे तो आप पढ़ के आ रहे हो फोर्स के बारे में बचपन से, ठीक है। फोर्स लगाने के लिए डायरेक्शन जरूरत होता है। कोई डोर है, पता ही नहीं है पुश करना पुल करना, तो पूछोगे ना पुश करूँ या पुल करूँ, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है बेटा फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इस चैप्टर में कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी के साथ हम डील करेंगे? तो भाई हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। भैया स्पीड वेलोसिटी तो एक जैसा लगता है, नहीं भाई, वैसे तो थोड़ा बहुत एक जैसा होता है, बट अंतर होता है इसमें, ठीक है, अंतर होता है। वही स्पीड में अगर डायरेक्शन ऐड कर देते हैं ना तो वेलोसिटी बन जाता है। और एक्चुअली वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है, हायर क्लास में पढ़ोगे, यानी कि 11वीं क्लास में पढ़ोगे। चलिए, तो वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्या हो गया भाई? एक्सेलरेशन हो गया, है ना, एक्सेलरेशन हो गया। आगे चल के पढ़ोगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, शायद मैं पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर जाके देख सकते हो। एनएलएम में हमने फोर्स पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, ठीक है, मोमेंटम पढ़ा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इंपल्स पढ़ा, इंपल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इस चैप्टर में तो यही हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सबको डील करेंगे, सारे के सारे क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस
डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे लिख दिया मैंने, रुको इसको सही कर लेते थोड़ा, 1 मिनट। हाँ जी, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ पे, और इधर लेने वाले अपन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इधर लेने वाले हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भाई डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी, पढ़ना इसको है बहुत मजबूरी, ठीक है। तो भाई देखो यार, डिस्टेंस को दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं, ठीक है, विस्थापन कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा बहुत चीज़ मैं ऐसी बता दूंगा, ठीक है, बाकी आप लोग नोट डाउन कर लेना। जैसे मोशन को गति कहते हैं, गति क्या होता है, किसी भी वस्तु के पोजीशन यानी स्थिति में चेंज आना, उसको हम गति कहते हैं। देन फिर हमने पढ़ा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसको बेटा जी अदिश राशि कहते हैं, इसको सदिश राशि कहते हैं क्योंकि इसमें दिशा होता है। देन फिर हमने पढ़ा क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी, है ना, दूरी कहते हैं बेटा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है, विस्थापन कहते हैं। चलिए अब जरा आगे बात करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है। तो एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, जिससे मैं हर साल या फिर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो सेम एग्जाम्पल से समझाता हूँ। काफी बड़ी एग्जाम्पल है, देख लो भाई। ये पॉइंट है, इसको मैं इनिशियल पॉइंट बोल रहा हूँ, लेट सपोज ए पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है बेटा, इसको मैं फाइनल पॉइंट बी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मोशन मैं ए से स्टार्ट करूंगा, मेरे को पहुंचना कहाँ पे बेटा, बी तक पहुंचना। तो देखो ए से बी पॉइंट जाने के इन्फिनिट रास्ते होते हैं, अनंत रास्ते हो सकते हैं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ से वहां जाने के। उनमें से 2-3 पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। या तो मैं चाहूँ तो ऐसे जा सकता हूँ सीधे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या तो मैं यहाँ से गया और ऐसे घूम के आ गया वापस, ठीक है, या तो मैं ऐसे गया फिर यहाँ पे चला गया मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ रास्ते हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, और किसी को मन कर रहा घूमने का तो भाई वो ऐसे ही घूम सकता, देखो ऐसे जा रहा लहर मारते हुए और वापस यहीं पे चला गया, ठीक है। ये चौथा रास्ता हो गया। तो भाई ए से बी पॉइंट जाने के यहाँ पे मैंने 4 रास्ते बताए, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों रास्ते में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, सबसे छोटा पाथ कौन सा है, तो आप डेफिनेटली बोलोगे भैया जो स्ट्रेट पाथ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है वो बीच वाला है ना, सेकंड वाला। तो जो सेकंड वाला ना बेटा, यही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आज समझ में, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी रास्ते होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सबसे छोटे रास्ते को हम क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होता है, देखो ज्यादातर बच्चों को लगता है कि भैया छोटा वाला तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, बाकी सारे के सारे डिस्टेंस है। ऐसी बात नहीं है, वो जो छोटा वाला वो भी डिस्टेंस है, मतलब जितने जो पाथ है, चाहे छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर, वो सारे के सारे डिस्टेंस है। नोट कर लो भाई, क्या इसमें जितने जो पाथ है सारे के सारे डिस्टेंस है, पर डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो सबसे छोटा वाला पाथ होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली लेंथ ऑफ टोटल एक्चुअल पाथ होता है। कोई सा भी रास्ता का लेंथ, टोटल लेंथ क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस हो गया। यानी इस सेंस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे के सारे भैया क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। आ जाओ, तो डिस्टेंस जरा समझते हैं क्या भाई, डिस्टेंस क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ, इट इज द लेंथ ऑफ टोटल एक्चुअल पाथ, टोटल एक्चुअल पाथ, ठीक है, टोटल एक्चुअल पाथ। चलो क्लियर है भाई, पहला डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कि भैया अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर है वेक्टर, स्केलर होती है भाई, ठीक है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है भाई, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है भैया, तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जी, अच्छा देखो मैं डिस्प्लेसमेंट को ना एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा इस पूरे चैप्टर में, और डिस्प्लेसमेंट को एस से। मैं ही रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, सब ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड नोटेशन है तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस होता है ना भाई, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं भैया, ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। चलो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ सिमिलैरिटीज है, जैसे कि इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक है। और भाई यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर ही है। तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या है बेटा, सेम है, ठीक है, दोनों का ऐसा यूनिट सेम है। पांचवा पॉइंट, एक मैं छोटा सा रिलेशन आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना क्या, कि जो डिस्टेंस होता है
वो या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, पर कभी छोटा नहीं होगा, कभी छोटा नहीं होगा। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट इट कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता भाई डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा भैया बराबर कब होता है? तो मान लो एक ही रास्ता दिया है, स्ट्रेट लाइन, एक ही आपके पास रास्ता डिफाइंड है, तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, बड़ा कब होता है भाई? किसी भी कोई पाथ है, जैसे कि यहाँ पे देख लो ऐसे, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो भाई बड़ा होता है या तो बराबर होता है कौन? डिस्टेंस किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ये इक्वेशन याद रखना भाई, मतलब ये इक्वेशन तो नहीं है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो फटाफट इसको नोट डाउन करें। ठीक है, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलो भाई शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाने से पहले एक छोटा सा आपको मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो एक्चुअली निकालने का तरीका होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है क्या निकालने का भैया जी? डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है, याद रखना। डिस्टेंस निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं, सिंपली आप सारे पाथ को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, जस्ट लाइक स्केलर एडिशन, जस्ट लाइक अलजेब्रिक एडिशन, है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। इधर अपन पढ़ेंगे स्पीड के बारे में, ठीक है, स्पीड के बारे में पढ़ने वाले भाई, और इधर पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। स्पीड हो गया और इधर वेलोसिटी हो गया, ठीक है। ये रहा भाई हमारा वेलोसिटी। अब इन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे भैया, अभी तो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करा। चलो कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस पूरे चैप्टर में स्पीड को सिर्फ मैं वी से रिप्रेजेंट करूंगा और वेलोसिटी को वी वेक्टर से, ये तीर चला दूंगा मैं, ठीक है, तीर चला दूंगा। क्लियर है? अच्छा चलो आगे बात करते हैं भाई, जरा स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं पहले कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का बेसिकली फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एक्स से, ठीक है, और अपॉन में क्या होता है? टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे किससे भाई? टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया किसका? स्पीड का। अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एस से, और टाइम को किससे करेंगे बेटा? टी से कर रहे हैं, ठीक है, टी से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका? वेलोसिटी का। ध्यान से देखो तो क्या दोनों का यूनिट सेम है? बिल्कुल भाई, यूनिट दोनों का क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी का भी क्या है भैया? मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा डेफिनेशन बना सकते हैं भाई, जो फॉर्मूला है ना उसी से डेफिनेशन बना सकते हो। स्पीड होता है क्या? इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ऑब्जेक्ट पर टोटल टाइम टेकन, सिंपली डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाओगे भाई? वेलोसिटी का डेफिनेशन कैसे बनाओगे? तो इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये तो डेफिनेशन यार आप फॉर्मूला देके बना सकते हो। एक डेफिनेशन मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, जिसको आप याद कर सकते हो। एक्चुअली में जो स्पीड होता है ना, वो रेट ऑफ मोशन बताता है कि मोशन का क्या रेट है। अब मोशन का वो रेट नहीं कितने रुपए किलो चल रहा मोशन, है ना भाई। रेट का मतलब क्या है कि कोई मोशन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, ये हमें उसकी स्पीड से पता चलता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो स्पीड होता क्या है? इट इज इट इज इट इज रेट ऑफ मोशन, या सिंपली रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड, है ना, इसको स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? तो भाई स्पीड में डायरेक्शन मिला देते हैं तो उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं, यानी स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड हम क्या बोल देते हैं बेटा? वेलोसिटी बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं। क्लियर है? अच्छा अगर क्लियर है तो भाई आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है भाई कि जो स्पीड होता है, देखो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, नीचे भी स्केलर, स्केलर से डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? स्केलर भी आएगा। तो वैसे ही स्केलर है भाई, स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, बट जहां पे डायरेक्शन ऐड कर दिया तो क्या बन गया? वेलोसिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बन गया। यानी कि वेलोसिटी क्या होता है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़ते भाई, वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया। तो चौथा, तो जो स्पीड में
डिफरेंस हमने फॉलो करा था वो थोड़ा बहुत यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। यानी कि स्पीड क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, तीनों हो सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे फिर से एक मेरे पास रिलेशन आया। रिलेशन क्या है कि जो स्पीड है, अब एक काम करते हैं ना, स्पीड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर लेते हैं, ठीक है। स्पीड जो होता है वो या तो वेलोसिटी से बड़ा होगा, नहीं तो बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होगा, कभी छोटा नहीं होगा। तो ये रिलेशन भी याद रखिएगा, ठीक है, ये रिलेशन भी याद रखिएगा। चलिए अब जरा बात करने वाले हम क्या, इसको पहले फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन करिए, देन फिर हम आगे बात करते हैं कि भैया एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब क्या चीज़ है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड देख रहे हैं, ठीक है। नीचे में देखने वाले इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। दो चीज़ हमें कवर करना, एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरा क्या है भाई, एवरेज स्पीड। अच्छा, फिर हमें क्या पढ़ेंगे बेटा, फिर हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, है ना, एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, एंड देन फिर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ना VINST शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ऊपर में क्या होने वाला बेटा जी, एवरेज वेलोसिटी होने वाला है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी होने वाला है। आइए जरा बात करते हैं इस पे। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड एक्चुअली में होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट पर टोटल टाइम टेकन, इसी को हम क्या कह देते हैं, एवरेज स्पीड कह देते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, ठीक है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। ए से बी जाने में x1 डिस्टेंस कवर करा t1 टाइम में, बी से सी जाने में x2 डिस्टेंस कवर करा t2 टाइम में, ऐसे सी से डी जाने में x3 डिस्टेंस कवर करा t3 टाइम में, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा भाई, एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, वो निकलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, और भी जो होगा उसको ऐड कर दोगे। नीचे में टोटल टाइम लेते तो कैसे लेंगे बेटा, t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है, ऐसी प्लस डैश डैश डैश। चलिए, तो ये मेरे पास, ठीक है, अप्लाई करना आपको सिखा दिया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, है ना। अच्छा, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लेते भाई। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो किसी इंस्टेंट पे स्पीड हम पूछते हैं ना, किसी पल पे, जैसे 2 सेकंड पे कितना स्पीड हो गया, 3 सेकंड में कितना स्पीड हो गया, 0.002 सेकंड पे कितना स्पीड हो गया, तो किसी इंस्टेंट, किसी पल पे स्पीड हम पूछते हैं, किसी क्षण पे स्पीड पूछते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं भाई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इट इज स्पीड एट एन इंस्टेंट, ठीक है, किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब भाई इसका फॉर्मूला वगैरह तो आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो भाई एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, यानी कि डेल्टा एस अपॉन में क्या होता है बेटा, डेल्टा टी। इसको एक्सपेंड करिएगा तो क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल अपॉन में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करके। अच्छा, एक तो ये भी हो सकता है वी एवरेज, क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, अच्छा, मान लो कभी ना आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, टाइम भी नहीं दिया, तो क्या दिया है भाई, क्या दिया है, तो ऐसा कुछ वैल्यू दिया होगा। ए से बी जाने में, मान के चलो ए से बी जाने में V1 वेलोसिटी लगा, ठीक है, बी से ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बी से सी जाने में V2 वेलोसिटी हुआ, ठीक है, सी से डी जाने में V3, एंड ऐसी सो ऑन। तो सिर्फ वेलोसिटी दे रखा और कुछ नहीं दिया, और आपसे पूछ ले एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे एवरेज वेलोसिटी, ये सारे वेलोसिटी को ऐड कर दो, उसके नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे कि V1 प्लस V2, अगर सिर्फ 2 ही वेलोसिटी होगा तो 2 से डिवाइड करते, नीचे 3 होता तो 3 से डिवाइड करते हैं, ऐसे करते करते n है बेटा, n टाइम चल रहा है, तो नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। मतलब जितना वेलोसिटी होगा उन सबको ऐड कर दो और उसी के नंबर से डिवाइड मार दो। तो नॉर्मली जो मीन या एवरेज निकालते हैं उसका फॉर्मूला हो गया मैथ्स में, तो वही तो है भाई, और क्या नया बता रहा हूँ मैं, सेम ही चीज़ है। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है क्या, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ दूर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। अब इस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया,
तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है u प्लस वी बाय टू, u प्लस वी बाय टू, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेलोसिटी इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया, 3 होता तो 3 से कर देता। यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है कि भाई u को ना इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है। u को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं गाइस। अच्छा, ये v को क्या कहते हैं अपन, v को क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया, तो सेम डेफिनेशन होगा जैसे स्पीड के लिए है। किसी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है, जैसे कि वेलोसिटी एट 3 सेकंड, वेलोसिटी एट 0.000 मतलब 0.0001 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो आगे हम प्रोसीड करते हैं चैप्टर को। अब हम शुरू करने जा रहे हैं गाइज एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्या कि एक्सेलरेशन आता कब है, ठीक है, कौन से प्रकार के मोशन में आता है। तो उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ मोशन जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या जानना पड़ेगा गाइज, टाइप्स ऑफ मोशन जानना पड़ेगा। तो उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। वैसे तो बहुत प्रकार के मोशन होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, बहुत सारे प्रकार के मोशन होते हैं, है ना भाई। बट हमें इस चैप्टर में 2 ही प्रकार के मोशन डिस्कस करना है। कि जितने तमाम प्रकार के मोशन हैं उन सबको हमने सिंपली 2 टाइप में ही क्लासीफाई करके रख दिया है। एक तो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए जरा इसका डिफरेंस हम करते हैं। एक तरफ है अपना यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होने वाला वही क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भैया, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड सेम रहे, स्पीड बदले ना, स्पीड में कोई चेंज ना आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली क्या होता है, स्पीड सेम रहता है। इसमें क्या रहता है बेटा, स्पीड सेम रहता है, ठीक है, स्पीड क्या रहता है यहाँ पे, सेम रहता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता भाई, तो यहाँ पे स्पीड चेंज होता है, डिफरेंट होता है यहाँ पे स्पीड, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, चेंज होगा। चेंज बोले तो डिफरेंट होगा, यानी कि वेरिएबल होगा, है ना। यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल होगा और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर 0 है तो 0 रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 मीटर पर सेकंड रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, थोड़ा और कुछ टर्म्स देखेंगे। भाई यूनिफॉर्म मोशन में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, सेम स्पीड है, तो भाई कोई एक्सेलरेशन आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, नो एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। अच्छा, इसका डेफिनेशन भी आता है यार, कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन बता दो, तो आ जाओ बता दे रहे भाई तुम्हें, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन उन मोशन को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। मान लो ए से बी, बी से सी, सी से डी गया, ठीक है, सबका डिस्टेंस इक्वल करा, 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा और टाइम भी सेम लिया, 1 आवर। तो मैं कह सकता हूँ ए से डी जाने में स्पीड सेम रही है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हर इंटरवल पे स्पीड और टाइम सेम कवर हो रहा है, सॉरी डिस्टेंस और टाइम सेम कवर हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नहीं आया समझ में, चलो आजा समझाता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो कोई ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। लेट सपोज यहां से यहां गया तो 90 किलोमीटर लगा, टाइम कितना लगा बेटा, 1 घंटे में गया। अगेन दूसरा इंटरवल में 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है, टाइम कितना लगा, 1 आवर लगा। अगेन दूसरे इंटरवल में 90 किलोमीटर ट्रैवल करा है और टाइम कितना लगा, 1 घंटा। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसी को तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं भाई। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड सेम रहा, देखो हर पॉइंट पे क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या रही है, सेम रही है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो या तो डिस्टेंस डिफरेंट हो जाए, टाइम सेम रहे, या दोनों ही डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, दोनों ही डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट कवर्स
और इक्वल और अनइक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल और, या एक चीज इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं क्या, कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस या अनइक्वल बोल दो, सबसे बेटर क्या है, इसको सेम छापना, बस इक्वल के जगह पे क्या कर देना अनइक्वल, तो इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल और इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का परिभाषा हो गया, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में क्या कहते हैं, समान और असमान गति, समान और असमान गति, ठीक है। समान गति में क्या होता है, एक समान दूरी तय करते हैं समान समय में। अच्छा, असमान गति क्या होता है, इसमें असमान दूरी तय करते हैं समान या असमान समय में, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक एक्सेलरेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना। एक्सेलरेशन, ठीक है। अब भैया जी क्या होता है एक्सेलरेशन, तो आ जाओ डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो भाई देखो, अभी हमने पढ़ा वेलोसिटी, जब मोशन के रेट में चेंज होता है, तो हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी है, ठीक है। और कभी अगर वेलोसिटी के ही रेट में चेंज होने लगे, ठीक है, हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो फिर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। और ये जनरली कब होता है, जब किसी भी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज करते हो ना। मान लो पहले 50 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चला रहे थे, तुमने सड़क को खाली देखा, एक्सेलरेट करा, स्पीड चेंज हो गई, बढ़ा दी तुमने, 90 किलोमीटर पर आर कर दिया, तो तुमने स्पीड को चेंज कर दिया ना, वेलोसिटी को चेंज कर दिया। तो यही अगर वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं समय के अनुसार, इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से डेफिनेशन बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला है क्या, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन में टी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, टी का मतलब रेट, है ना। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आ गया चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम से डिवाइड करके रेट पता चल गया इसका, ठीक है। सो बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है, डेफिनेशन लिख लो भाई मेरे साथ, क्या होता है एक्सेलरेशन। इट इज डिफाइंड एज rate of change in velocity. Rate of change in velocity is called acceleration. Rate of change in velocity is called acceleration. क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर देखो यूनिट इसका क्या होगा। यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट। तो भाई देखो ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और एक पहले से ही टाइम है तो इनटू में सेकंड, तो यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड का स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। क्लियर है भाई। चलो अब थोड़ा छोटा मोटा बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन जो होता है भैया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन होता है भाई, ठीक है, इसलिए क्या भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलो अब बात करते हैं भैया, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया पॉजिटिव भी हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभार जीरो भी हो सकता है। कब जीरो होगा, जब वेलोसिटी के रेट में चेंज ही ना हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अभी तो बताया था, जब मोशन हो यूनिफॉर्म, स्पीड रहे सेम, वेलोसिटी चेंज हो नहीं रही, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, पॉजिटिव कब होता है, तो जब एक्सेलरेट करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कब होता है भैया, जब ब्रेक मारते हो तो गाड़ी स्लो हो जाती है ना, ठीक है, स्लो हो जाती है, इसको रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं, उस समय नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। तो आओ छोटा सा प्यारा सा टर्म है, उसको भी समझ लेते हैं, क्या है बेटा, यहाँ पे रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन, या इसको प्यार से डी एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। डी एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, रिटार्डेशन होता क्या है, तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, स्पीड डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। सो बेसिकली इसको मैं कह सकता हूँ नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो रिटार्डेशन क्या होता है, इट इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। जो एक्सेलरेशन आ रही है माइनस, अगर नेगेटिव साइन आता है तो रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन में क्या होता है, जल्दी बताओ, स्पीड बढ़ता है घटता है, अभी बताया मैंने, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है बेटा जी, डिक्रीज होती है ना। अच्छा, अगर मान लो यहीं पे बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें,
लेट्स सपोज कि जो एक्सेलरेशन है 0 है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। याद आ रहा है क्या न्यूटन? कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, तो अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? सेम रहती है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है भैया? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा जी? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलो तो फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो देन फिर हम चैप्टर को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे आप लोग प्यार से काइनेमेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है क्या? काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन, या इसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको भी लिख ले रहे हैं। इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह देते हैं। सिलेक्ट करके छोटा कर ले रहे हैं। ठीक है, बेटर। चलो तो ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, जब भी बेटा क्या हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, पहली बात, ये काइनेमेटिक इक्वेशन को अप्लाई कब कर सकते हो? तो अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन होता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास भाई 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, उसके लिए एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। मान के चलो कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है। खैर मास का कोई रोल नहीं यहाँ पे। अच्छा, लेट सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सेलरेशन आने के वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। u से कितनी हो गई? v हो गई। u से कितनी हो गई? v। अच्छा, कितना टाइम में हुआ? लेट सपोज t टाइम में हुआ। कितना टाइम में हुआ? लेट सपोज t टाइम में हो गया भाई। ठीक है, t टाइम में हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा? s डिस्प्लेसमेंट कवर करा। ठीक है, तो ये सारी चीज को मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे क्या कि u क्या है भाई? u क्या है? तो u इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, u क्या है बेटा यहाँ पे? u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट हुआ था। v क्या है भैया जी? v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। t क्या है? ऑब्वियसली यार टाइम ही होगा, है ना। s क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में? याद रहे, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। s हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता आपको, है ना। अच्छा, और कुछ है क्या? टी हो गया, ए हो गया, वी। ए क्या हो? ए यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो ये सारे टर्म्स आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने से पहले आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ज़्यादा नहीं भाई, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। सबसे पहला जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, जो इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेट होता है ना, टाइम के साथ रिलेट होता है। सेकेंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास कौन सा है? s बराबर यू टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ रिलेशन बताता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ रिलेशन बताता है। तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया वो होता है भैया जी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ रिश्ता बताता है। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ध्यान से इसको देखो, नोट डाउन करो, देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो टेंशन मत लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इस क्लास का जो पीडीएफ लेक्चर नोट्स है ना, वो हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही चल रहा, बट इसका डेरिवेशन आता है पेपर में 3 to 5 मार्क्स में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ डेरिवेशन करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास टॉपिक है भाई, ठीक है, ये जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
वेरी की पावर इन्फिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो आ जाओ, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, बेटर होगा कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लो, देन फिर डेरिवेशन स्टार्ट करो। ठीक है, ताकि हमें मकसद पता चल जाता है कि हमें करना क्या है, जाना क्या है, कहाँ है और निकालना क्या है। ठीक है, सब पता चल जाता है। v बराबर यू प्लस ए टी। सो थोड़ा बहुत आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि लेट मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भाई, v हो गई। कितने टाइम में, t में, कितना डिस्प्लेसमेंट करूंगा, s। तो ये लिख सकते हो अपने शब्दों में। ठीक है, अगर नहीं भी लिख पाओ तो भाई ये डायग्राम बना देना और इसके बारे में बता देना कि u क्या है, v क्या है, t क्या है, s क्या है, a क्या है। तो ऐसे भी लिख दोगे ना, हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। मेन चीज है आपको रिजल्ट लाना। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लाएं, कैसे लाएं, तो उसके लिए आपको एक डेफिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन कहता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, इतना तो समझ में आता है। इसको एक्सपेंड करके अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, बिल्कुल लिख सकते हैं। जरा देखिए, टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ए टी बराबर क्या हो गया, v माइनस यू। ये नेगेटिव इधर फेंक दो, तो भाई यहाँ पे बेसिकली ए टी प्लस क्या हो गया, u हो गया बराबर v। इसको पलट दो तो देखो v बराबर यू प्लस ए टी, हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो चुका है। ठीक है, तो इसको डब्बा बना के बंद कर लो। तो देखो कितना सिंपल, सिर्फ 2 या 3 स्टेप में हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। क्लियर है भाई? चलो, तो अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। जरा बैटरी चेक कर ले रहा हूँ भाई, है ना? हाँ है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा था, तो ये था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें ये लेके आना भाई, हमें ये लेके आना। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। इसका डेरिवेशन कहाँ से हम प्रोसीड करें, तो इसका डेरिवेशन होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या, वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है भैया, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन यहाँ पे बोलता है क्या, रेट ऑफ वेलोसिटी बेसिकली होता क्या, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट s, टोटल टाइम t, है ना। अच्छा, यहाँ पे कोई एक वेलोसिटी तो था नहीं, यहाँ पे हम 2 वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, u भी और v भी। तो क्योंकि यहाँ पे 2 वेलोसिटी है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेलोसिटी है, इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आने वाला है। क्या आने वाला है, एवरेज वेलोसिटी। और एक मैंने फॉर्मूला बताया था एवरेज वेलोसिटी का, कि जब भी 2 वेलोसिटी गिवन हो तो यहाँ पे लिख सकते हो v प्लस यू अपॉन में 2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अच्छा, ये यहाँ पे क्या हो गया, s अपॉन में t हो गया, अब देखो अगला स्टेप बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है, इसको उठाने का और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो देखो भाई s बराबर क्या हो गया, ये v प्लस यू तो ऐसे रहने दो, नीचे में 2 को ऐसे रखने दो, ये हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, है ना। अब जरा देखो, ये सबसे मेन इक्वेशन है, इसी से दोनों रिमेनिंग इक्वेशन आ जाएंगे, इसी से दोनों रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आओ भाई लाते हैं। भाई देख, इस वाले इक्वेशन में कहीं v दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमें v को हटाना पड़ेगा, v को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, इसको गायब करना पड़ेगा। तो कैसे गायब करें, तो भाई पहला इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, तो v के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस ए टी को पुट कर सकते, तो भाई पुट कर दो ना। ठीक है, तो यहाँ पे s बराबर, बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे s बराबर ये v के जगह पे लिखेंगे हम कुछ और, बाकी सबको ऐसे ही छाप दे रहे हैं, और वो कुछ और क्या है v के जगह पे, बेटा u प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा देख भाई, ये u क्या हो गया, u प्लस u टू यू, है ना, u प्लस u क्या हो गया बेटा, 2u हो गया। तो देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, s बराबर यहाँ पे क्या हो गया, अंदर में 2u, और क्या था, ए टी, और बाहर में क्या बरकरार था बेटा, टाइम बरकरार है, बाहर में तो टाइम है। अब इस टाइम से मल्टीप्लाई मारिए जरा, तो s बराबर क्या हो गया, s बराबर यहाँ पे 2ut और प्लस ए टी इंटू टी क्या हो गया, टी का स्क्वायर। इससे डेनोमिनेटर को सेपरेट करो भाई, डेनोमिनेटर सेपरेशन तो आता होगा, ये जब कटेगा तो दोनों में बटेगा, है ना। तो ये भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। अच्छा, ये 2 ने 2 को मार दिया, ठीक है,
तो ध्यान से देखो, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया है, एस बराबर यू टी प्लस ये 2 नीचे यानी कि 1/2 है, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा सेकंड वाला ड्राइव हो चुका है। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव कर लिया। अब भैया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। तो भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा थर्ड इक्वेशन मोशन क्या हो जाएगा बेटा, ड्राइव हो जाएगा। आ जाओ करते हैं फिर, कैसे करें कैसे करें। तो देखो, मैंने भी बताया था कि सबसे मेन इक्वेशन यहाँ पे एक ही है जो आपको चमक रहा है, वो ये वाला है। इसी इक्वेशन से ये बना है और इसी इक्वेशन से तीसरा इक्वेशन भी बनेगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इसी से बनेगा। कौन सा होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS। आ जाओ जरा बना के देखते हैं कैसे बन रहा भाई। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते बनाना। देख भाई, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, वी है यू है। ठीक है, यहाँ भी वी यू है। अच्छा, टी नहीं है भैया, यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा है, तो मेरे को टी नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा, टी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब ये टी को कैसे सब्स्टिट्यूट करूं, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो। ठीक है, क्या मैं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम का फॉर्मूला बना सकता हूँ। कैसे, v बराबर u प्लस AT, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेटा t का फॉर्मूला क्या बन गया, t का फॉर्मूला बेसिकली क्या बन गया, देखो t ये यहीं पे रखो, इधर आके माइनस हो गया, यानी v माइनस यू, और ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। ठीक है, तो ये t का फॉर्मूला बन गया v माइनस यू अपॉन में a, v माइनस यू अपॉन में a बन गया। तो इसको उठाओ और t में चिपका दो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी तो हमने क्या करा था, फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लिया था। यहाँ पे भी लिख देना क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने v के जगह पे u प्लस AT लिख दिया था। क्लियर है, तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही अप्लाई कर रहे हैं, बस यहाँ से t का फॉर्मूला बनाया, इधर गया माइनस और ये डिवाइड हो गया, v माइनस यू अपॉन में a आ गया। आओ जरा पुट करते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं भाई, ये तो सेम था है ना, s बराबर v प्लस यू सेम है, नीचे में 2 है। अच्छा, टाइम के जगह पे यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं टाइम की वैल्यू, और टाइम की वैल्यू क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है टाइम की, बट यहाँ पे तो v माइनस यू अपॉन में a ही वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, चलो अब जरा सॉल्व करते हैं। s बराबर, ये देखो ये नीचे दोनों क्या है, डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई करो, और ये नीचे डिवाइड में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो बेसिकली ये दोनों उठा के इधर फेंका तो क्या हो गया, 2AS हो गया। बढ़िया, यहाँ पे v प्लस यू बचा और यहाँ पे क्या बचा, v माइनस यू बचा। ये कोई आइडेंटिटी होता है क्या, बचपन में पढ़ा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो भाई, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है। तो इसको अप्लाई करो ना, अप्लाई करो, और यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है आपका। क्या है रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आया 2AS बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको पलट के लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS, और हमारे यहाँ पे लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव हो चुका है। ठीक है, अब भाई इस चैप्टर में देखा जाए तो 2 ही टॉपिक बचा हुआ है। कौन कौन सा बचा हुआ है, एक तो हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में समझना है और ग्राफ्स पढ़ने हैं। ठीक है, ग्राफ्स पढ़ने हैं, यानी कि 2 ही टॉपिक बचाता है और उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। 10 से 15 मिनट और लगेगा, बस बने रहो। ठीक है, पूरा चैप्टर, पूरा एंटायर चैप्टर आपको डिटेल में कवर करवा देंगे भाई। ठीक है, उसके बाद फिर कोई वन शॉट या गन शॉट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सारा कवर हो जाएगा, बस आपको न्यूमेरिकल देखना होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो पहले फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, वो है कौन सा टॉपिक है भैया, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबसे पहले सर्कुलर मोशन समझते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करता है उसको हम सर्कुलर मोशन कह देते हैं, या कह देते हैं ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर मोशन क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, सर्कुलर मोशन कह देते हैं।
जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऐसे सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो लेट सपोज ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा मान लो इस सर्कल का रेडियस r है, सर्कल का रेडियस क्या है बेटा, r। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ से आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ से आ गया, तो अगर मान के चलो हर पॉइंट पे मेरा स्पीड सेम रहे, यहां भी 2 मीटर पर सेकंड, इस वाले पॉइंट पे भी 2 मीटर पर सेकंड ही रहे स्पीड, ठीक है, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड ही है स्पीड मेरा, तो हर पॉइंट पे स्पीड तो भैया जी सेम है, स्पीड तो क्या है हर पॉइंट पे सेम है, बट क्या डायरेक्शन यहाँ पे सेम दिख रहा है तुम्हें, नहीं, डायरेक्शन तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे स्पीड का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो डायरेक्शन ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन अगर हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी का रेट भी चेंज हो रहा होगा, और अगर वेलोसिटी का रेट में चेंज आता है तो एक एक्सलेशन आता है, उस एक्सलेशन को सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं। सो बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आता है, कब आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो पहली बात इस दुनिया में किसी भी प्रकार का, इस दुनिया में किसी भी प्रकार का सर्कुलर मोशन हो उसको करवाने के लिए एक एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके बिना भाई सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बेसिकली कैसे अराइज होता है, तो ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से अराइज होता है, ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे पहले वापस आते हैं, तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड सेम रहता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन, ठीक है, अ पार्टिकल moving with constant speed in a circular path is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, क्लियर है भाई। अब सुनो, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो भले ही स्पीड सेम हो, ठीक है भाई, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम अगर वेलोसिटी से डील कर रहे हैं तो भाई वेलोसिटी में तो दोनों चीज निर्भर करता है, वेलोसिटी दोनों चीज पे डिपेंड करता है, स्पीड पे भी यानी कि मैग्नीट्यूड पे, है ना, स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, हाँ जी भैया। अच्छा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी अगर दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो भले ही स्पीड कांस्टेंट है एज मेंशन इन द डेफिनेशन ऑफ यूसीएम, भले स्पीड कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन या इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूसीएम में ईच एंड एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे भाई स्पीड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उसके डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन अराइज हो जाता है, ठीक है, यानी कि अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक एक्सेलरेशन अराइज होता है, उस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि एसी में शॉर्ट में लिखता हूँ, एसी, ठीक है, एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे राइज होता है बेटा, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक तरह से डायरेक्शन क्या होता है, भाई एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई डायरेक्शन होना चाहिए, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस होता है। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं बेटा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर के अलोंग, सेंटर की तरफ, रेडियस के अलोंग, सेंटर की तरफ, रेडियस के लॉन्ग, यहां से भी क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा, रेडियस के लॉन्ग, यहां से भी सेंटर की तरफ होगा बेटा, रेडियस के लॉन्ग, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर, along the radius, तो भाई ये तो डायरेक्शन की बात होगी, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, तो एनी एक्सेलरेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड द रेडियस या टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात।
चलो जरा इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं क्या क्या कि एक्सेलरेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि एसी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि एसी। भाई जब हायर क्लासेस में आओगे ना तुम, हायर कितना हायर भैया, तो बस 11वीं क्लास में आ जाओगे तो इसका फॉर्मूला वगैरह ही पढ़ लोगे क्या, कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r होता है, बट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है 9th क्लास के लिए, ठीक है। v²/r अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई फाउंडेशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जेईई नीट की अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो, काम आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला डिस्कस करना होता है सर्कुलर मोशन में। तो मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, गलत सर्कल बन गया भाई, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, लो मस्त सर्कल बन गया। इसका रेडियस क्या है भाई, आर है। किस स्पीड से मोशन हो रहा है, v, है ना। अच्छा अगर मैं पूछूं कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला बना सकते हो क्या भैया तुम, बिल्कुल बना सकते हैं। वेलोसिटी यानी कि यहाँ पे वैसे हम स्पीड बनाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें यहीं पे आ रहा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो होगा, है ना, ठीक है। तो हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, अच्छा क्या टोटल डिस्टेंस एक चक्कर में ये सरकमफेरेंस नहीं हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा, 2πr होता है, जहां पे r क्या रेडियस ऑफ द सर्कल, ये सर्कुलर बात। अच्छा टाइम मान के चलो t हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि स्पीड का फॉर्मूला हो गया 2πr अपॉन में t, 2πr अपॉन में t हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे इसको इधर फेंक दो तो t बराबर क्या हो गया, 2πr अपॉन में v हो गया। इससे हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी में एक सवाल है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। वेलोसिटी दिया होगा 2πr, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो v से डिवाइड करो, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के साइज में आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो जा करके। तो भाई यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी खत्म हो गया। अब बस इस चैप्टर में क्या बचा है, ग्राफ बचा। तो भाई 5 मिनट मुझे बस दे दो, ग्राफ भी खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। आ जाओ भाई ग्राफ भी खत्म करते हैं, अच्छे से खत्म नहीं करना भाई, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखो ग्राफ ना मैं आपको 2 इक्वेशन से ही समझा सकता हूँ पूरा, ठीक है। वो आपको 11th क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा अगर ये आप 2 इक्वेशन याद रखें। तो सबसे पहला मेरे पास इक्वेशन कौन सा था, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। और दूसरा इक्वेशन कौन सा था भाई, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। चलो मोशन कौन सा होता भाई, जब ये इक्वेशन मोशन लग रहा है, इट मींस यहां पे कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, भले ही नॉन यूनिफॉर्म है बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में 3 ग्राफ आता है, कौन कौन सा, एक तो आता है भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको XT या ST ग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा ग्राफ आता है भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। अच्छा तीसरा कौन सा ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, तो AT ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 ग्राफ हमें पता होना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। आ जाओ प्लॉट करते हैं इस ग्राफ को। देख भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम का कोई इक्वेशन आपको चमक रहा है क्या, ये रहा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट t के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, t के पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। और अभी 10th क्लास में पढ़ोगे, अगर किसी का पावर 2 होता है इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है, वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है बेटा, पैराबोलिक। भाई याद कर लो, अभी बाद में तुम्हें ना बहुत मतलब मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हायर क्लास में। और पैराबोलिक ग्राफ पता है कैसे बनता है भाई, पैराबोलिक ऐसे बनता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है। बस हमने क्या करा, एस देखा टी के स्क्वायर पे है, टी स्क्वायर इन क्वाड्रेटिक यानी पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, क्लियर। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, तो जरा वीटी देखो, ये v बराबर u प्लस AT। क्या यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t की पावर 1 पे, और जब भी किसी का पावर 1 पे कोई क्वांटिटी डिपेंड करता है तो उसका लीनियर ग्राफ बनता है, ठीक है। लीनियर यानी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉलो करता है, ठीक है,
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो करता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया तो बस लास्ट ग्राफ बचा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का लास्ट ग्राफ बचा है, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ बस आपको यहीं से पता चल जाएगा। एक्सलेशन कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट चीज का जो ग्राफ होता है हमेशा पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, यानी लो पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। ठीक है भाई, चमक गया। चलो, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हमने 3 ग्राफ देख लिया। कौन सा? एस टी, वी टी, ए टी। टफ यही लगता है बच्चों को, यही ग्राफ टफ लगता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के तो ऐसे उड़ा दोगे तुम। देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, ये रहा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसके मतलब सही समझोगे ना, इसके मतलब सही 2 ग्राफ बना दोगे। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। लो 80 ग्राफ प्लॉट हो गया तुम्हारा, 0 एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट है तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, वीटी ग्राफ भी बन गया तुम्हारा, है ना। और 80 एक्सटी ग्राफ में क्या ही रखा है भाई, एसटी ग्राफ में क्या ही रखा है। ठीक है, जरा देखते हैं एसटी ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ये रहा एसटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पे है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, और इधर क्या है भाई, इधर क्या है भाई, इधर हमारे पास है एटी ग्राफ। ठीक है, उल्टा शुरुआत करते हैं क्योंकि हमें डाटा तो पता ही पहले से, हमें मतलब तो पता ही है। ठीक है, तो देखो भाई एटी ग्राफ एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन 0, तो भाई इसका तो यहीं से होगा ना, एक्सेलरेशन ही 0 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बेटा, 0 है। अच्छा भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए क्या होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बन गया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। ठीक है, तो वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट हो गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का कैसे बनेगा, तो देखो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है कैसे, कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम थी। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर कोई बॉडी क्या है बेटा, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेस्ट पे नहीं है, ठीक है, अगर मान के चलो मोशन में है, अगर मान के चलो क्या बेटा मोशन में है, और मोशन में है तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपसे पूछ लूं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना मोशन में, तो भाई देखो यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो इसमें क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे, है ना, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, रेस्ट वाले के लिए ये बना। अच्छा मान लो कभी 2 मीटर पे रेस्ट पे हो, 2 मीटर या 6 मीटर पे रेस्ट पे हो, तो जिस जगह पे रेस्ट पे वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव, मोशन में है भाई, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म मोशन मूव कर रहा है, तो ऐसे आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे बेटा जी, स्ट्रेट लाइन बनाओगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे। ठीक है, बस भाई चैप्टर वैसे तो खत्म हो गया, बट यार मेरी आदत है थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देने की, तो ले लो, काफी काम आएगा। क्या इन ग्राफ के सिग्निफिकेंस पता होना तो भाई मजा आ जाएगा एमसीक्यू करने में, रीजनरेशन करने में। ठीक है, सिग्निफिकेंस भी देख लो भाई, सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो यहाँ पे 2-3 ग्राफ के मैं सिग्निफिकेंस बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, मैं जनरली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेकर के, यहाँ पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन। 3 ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। पहला डिस्प्लेसमेंट टाइम, दूसरा वेलोसिटी टाइम, दूसरा वेलोसिटी टाइम। ठीक है, चार्ज बचा है थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, 3 ग्राफ है, तीनों के सिग्निफिकेंस समझने जा रहे हैं, तीनों के सिग्निफिकेंस समझने जा रहे हैं। आइए जरा, मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है ना, इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, अगला वाला क्वांटिटी देता है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो क्या देगा भैया, समझ गए, अगला वाला यानी कि एक्सेलरेशन दे देगा। और ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ क्या देता है, वो जर्क देता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, 9th के भी नहीं है, 11th के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये हटा दो, है ना। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस उल्टा में चलने वाले हैं, कैसे देखो, ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया है, ये एरिया हमें पीछे वाला क्वांटिटी दे, यानी कि वेलोसिटी दे देगा। सिमिलरली ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, ये जो कर्व के अंदर का एरिया है, वो हमें पीछे वाला क्वांटिटी यानी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा भाई। ठीक है, तो इसके एसटी ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी वीटी यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर के एरिया से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। और भाई वीटी टाइम ग्राफ के जो अंडर का एरिया है वो हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि इससे 2 चीज आपसे पूछा जा सकता है। आपको ग्राफ दे देगा, एक्सेलरेशन पूछ देगा, तो स्लोप से निकाल दोगे। स्लोप पता ना कैसे निकालोगे, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा, ठीक है। और दूसरा क्या होता,
अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछ ली तो इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकाल दो। ट्रायंगल दिख रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल लो। ट्रेपेजियम होगा तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट करके आप पीछे वाली क्वांटिटी निकाल सकते। सिमिलरली इसका एरिया निकाल करके आप वेलोसिटी निकाल सकते। तो भाई यहाँ पे मेरे तरफ से इस चैप्टर का हो गया दी एंड। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी तो भाई अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।